का क्या कार्यक्रम है, किस विषय पे बातचीत करना चाहते हैं? देखिए, मैं डॉक्टर सुनील पंवार, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन हरियाणा का अध्यक्ष हूँ। हमारे साथ में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के स्टेट के जो हमारे जनरल सेक्रेटरी साथी हैं, सरपंच शक्ति सिंह जी, और हमारे साथ जिला करनाल के जो शहरी अध्यक्ष राजीव गांधी पंचायती राज संगठन वो गौरव शर्मा जी। आज आप तमाम साथियों से निवेदन, एक बहुत महत्वपूर्ण घटना के बारे में अपना वक्तव्य देने के लिए मैंने किया। आपने देखा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर लगातार पंचायती राज व्यवस्थाओं को लगभग समाप्त करने के लिए अलग अलग समय पर ये सरकार अलग अलग कानून बनाने का कार्य कर रही है। अभी 2 दिन पहले हरियाणा प्रदेश की कैबिनेट की मीटिंग में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने फैसला लिया कि वो हमारे पंचायती राज एक्ट 1994 में और उसके 1995 के जो नियम हैं उसके अंदर तुरंत प्रभाव से परिवर्तन किए, जिसकी विभिन्न धाराएं, जिसमें 28A धारा है, बड़ी महत्वपूर्ण धारा है, 75, धारा 100 और 209, जो अलग अलग तरीके से वो पंचायती राज व्यवस्था को अलग अलग ताकतें और सुदृढ़ करने का काम करती थी। आज इसी तरीके से हरियाणा सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को कमज़ोर करने के लिए, गांव के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की ताकतों को ख़त्म करने के लिए, इसके अंदर 2023 का बहुत खराब जो संशोधन है और एक काला संशोधन है वो हम बोल सकते हैं। जिस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था की जो अवधारणा थी, वो अवधारणा ग्रामीण अंचल के अंदर हर गांव में छोटी छोटी स्थायी लोकल गवर्नमेंट बने और लोकल गवर्नमेंट अपने गांव के अंदर अपनी व्यवस्थाओं के हिसाब से काम करे। और इससे भी आगे बढ़ के महात्मा गांधी जी जो ग्राम स्वराज की बात करते थे और उसी को पूरा करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 2 अक्टूबर 1959 से पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखी। और आगे बलवंत राय मेहता कमेटी ने जिस तरीके से 3 टियर सिस्टम की संभावना वो इस देश के अंदर लागू करने की बात कही, उसके बाद राजीव गांधी जी का समय आया और 73वें 74 वो उस टाइम पे 63rd और 64th अमेंडमेंट की बारी थी। तो राजीव गांधी जी ने पंचायतों को संवैधानिक अधिकार देने के लिए एक बिल वो हमारी लोकसभा के अंदर लेके गए, लोकसभा में पारित हुआ, फिर राज्यसभा के अंदर वो 1 वोट से गिरा। लेकिन उसके बाद कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने 73वें 74वें संवैधानिक संशोधन में हमारी पंचायतों को मजबूत करने के लिए उनको शक्तियां प्रदान की और संवैधानिक अधिकार दिए। 73वीं जो हमारा संवैधानिक संशोधन था उसकी अनुसूची 11 के अंदर ग्रामीण अंचल के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को 29 विभागों में हस्तक्षेप का अधिकार दिया। और ऐसे ही 74th अमेंडमेंट में अनुसूची 12 के अंदर 18 विभागों में वो शहरी निकाय के जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनको हस्तक्षेप का अधिकार दिया। लेकिन अभी ताज़ा खबर मैंने अमर उजाला के अंदर मैं अभी पढ़ रहा था तो बड़ी तकलीफ हुई कि जिस तरीके से 2023 के इस अमेंडमेंट में आज सरकार ने 2 दिन पहले घोषणा की कि अब गांव के अंदर जो सरपंच, हमारे ब्लॉक के अंदर जो समिति के सदस्य और जो हमारे जिला पार्षद होते थे, जो अलग अलग तरीके से 29 विभागों के हकदार थे, अब उनको उनके कार्य सीमित कर दिए गए। गांव में पंचायती जो हमारी पंचायत है वो सिर्फ 19 कामों को कर पाएगी। मैं आपके मीडिया के मार्फत दोबारा इस बात को उठाना चाहूँगा कि 29 विभागों में हस्तक्षेप को ख़त्म करके सिर्फ और सिर्फ 19 कार्य, विभाग नहीं 19 कार्य। और वो कार्य क्या हैं? वो गांव के अंदर गली की मुरम्मत करना, नाली की मुरम्मत करना, चौपाल की मुरम्मत करना, गांव के अंदर कैमरे हैं उनकी मुरम्मत और रखरखाव करना, तालाब की मुरम्मत और रखरखाव करना। मनरेगा के अधिकार से उनको वंचित कर दिया गया। और इसी प्रकार ब्लॉक समिति के अंदर मात्र 7 काम वो हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो करा पाएंगे। और हमारी जिला पंचायत, मैं भी जिला पंचायत का जब सदस्य था तो 29 विभागों के जो अधिकारी थे वो मीटिंग के अंदर बैठते थे
आज जिला पंचायत के कामों को सीमित करके सिर्फ 13 प्रकार के काम कराने का उनका राइट जो है इस सरकार ने छोड़ा है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि गांव के अंदर जो चुनी हुई पंचायतें हैं, उन पंचायतों के पास अपना पैसा है तो वो खुद खर्च करेंगे, लेकिन अगर वो विधायक और सांसद की ग्रांट गांव के अंदर आती है तो एक जे फॉर्म उसके साथ एडिड रहेगा। उसको गवर्नमेंट एडिड ग्रांट जो ये सरकार बोलती है, तो गवर्नमेंट एडिड ग्रांट में कोई भी काम पंचायती राज का चुना हुआ जनप्रतिनिधि बिना विधायक और सांसद के इंटरफेरेंस के नहीं कर पाएगा। अब विषय खड़ा होता है कि पंचायती राज की मूल भावना क्या थी। आज पंचायती राज के 3 टायर सिस्टम में अगर जनप्रतिनिधि चुन के आता है तो उसको वोट कौन डालता है? वो हमारे गांव का एक वोटर, जो गांव का नागरिक है, वो वोट डाल के उनको चुनता है। इसी तरीके से एक विधायक को भी वो लोग वोट के द्वारा चुनते हैं और देश के सांसद को भी वो अपनी वोट के द्वारा चुन के भेजते हैं। प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब देश की लोकसभा के अंदर सांसदों को बोलने का अधिकार और हमारे राज्य की विधानसभा में विधायकों को अपनी बात रखने का अधिकार है, तो हमारे गांव के वोटर को वो बोलने का अधिकार सिर्फ ग्राम सभाओं में मिलता था। लेकिन ये प्रणाली लागू करके निश्चित तौर पे ग्राम सभा का जो अधिकार था उसके ऊपर हथौड़ा चलाने का काम वो वर्तमान सरकार ने किया। ग्राम सभाएं डायरेक्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम को लागू करने के लिए, ताकि लोगों का हस्तक्षेप वो सरकार के कार्यों के अंदर और ग्रामीण विकास के अंदर निरंतरता के साथ होता रहे, इस मूल भावना के साथ ग्राम सभा का कंसेप्ट लागू किया था। और तीनों सत्र, चाहे वो लोकसभा और राज्यसभा, इसी तरीके से हमारी विधानसभा और ग्राम सभा, तीनों में से कोई भी बड़ा और छोटा नहीं था। संवैधानिक तरीके से तीनों को बराबर का अधिकार दिया गया था। आज सरकार ने कहा कि गांव का कोई भी व्यक्ति अगर अपनी नाली और गली बनवाना चाहेगा तो वो विधायक से अपनी कंप्लेंट करके गांव की पंचायत को बाध्य कर सकता है। आपको ऐसा कानून बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? आप अगर ग्राम सभाओं को मजबूत करोगे और जिस नियम के अनुसार गांव के अंदर ग्राम सभाएं होनी चाहिए, तो उस ग्राम सभा में गांव के हर वोटर को बोलने का अधिकार है। नीचे से वो प्रस्ताव पारित करें, सरकार के पास प्रस्ताव जाए, उसके एवज में आप पैसे भेजें और विकास कार्य जमीन पर लागू करने का काम वो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों को होना चाहिए। इसी तरीके से हरियाणा प्रदेश में जब से खट्टर सरकार बनी है, 3 बार वो हमारी पंचायती राज व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए हथौड़ा चलाने का काम किया। सबसे पहली बार जब 2015 के अंदर चुनाव होने थे तो लगभग 1 साल तक वो चुनाव नहीं कराए। 2016 में चुनाव हुए और उस चुनाव के अंदर इन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन, वो यानी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, एक आधार पंचायती राज चुनाव के लिए हरियाणा प्रदेश में बनाया। मेरा प्रश्न सरकार से ये है कि क्या आपने न्यूनतम योग्यता, जो देश के लिए कानून बनाने वाली हमारी लोकसभा और हमारी राज्यसभा है, वहाँ पर जाने वाले सदस्यों के लिए आपने लागू की? क्या आपने हरियाणा राज्य के अंदर जो हमारे पूरे राज्य के लिए कानून बनाएंगे उनके ऊपर ये व्यवस्था लागू की? दूसरा, इन्होंने राइट टू रिकॉल बिल वो हरियाणा प्रदेश के अंदर लागू किया। तो फिर मेरा दूसरा प्रश्न इस खट्टर सरकार से है कि राइट टू रिकॉल बिल अगर आपको लागू करना है तो आप अपने विधायकों के ऊपर सबसे पहले क्यों नहीं लागू करते? तीसरा, इन्होंने ई टेंडरिंग का मामला शुरू किया। अब ई टेंडरिंग का मामला पूरे देश के अंदर इससे बड़ा भ्रष्टाचार का मामला नहीं हो सकता। अब वो टेंडर कब छूटेगा? कितनी सैकड़ों ऐप, सैकड़ों वेबसाइट वो पूरे देश के अंदर ऐसी हैं कि जब सरकार चाहती है वो खुलती हैं, जब सरकार चाहती है वो बंद होती हैं। तो सबसे बड़ा घोटाला करने का काम वो हरियाणा प्रदेश में वो खट्टर सरकार आने वाले समय में, अभी तो कर ही रही है, आने वाले समय में बढ़ा चढ़ा के करेगी, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि ई टेंडरिंग का मामला वो निश्चित तौर पे सरकार बहुत बड़े घोटाले की तरफ इस हरियाणा प्रदेश को लेके जाना चाहती है। भाई, पढ़ाई को लेकर बोला आपने, न्यूनतम जो रखा गया है ये तो अच्छी चीज़ है, पढ़ा लिखा अगर नेता होगा तो विकास की ओर। मैं बिल्कुल आपकी बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ। आपके प्रश्न को मैं फूल चढ़ाता हूँ,
लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि जब गांव का एक जनप्रतिनिधि, पंचायती राज का जनप्रतिनिधि पढ़ा लिखा होगा, उसको तो सीमित क्षेत्र के लिए कार्य करना है, अपने ग्रामीण अंचल के लिए कार्य करना है, या एक जिला पंचायत सदस्य को एक जिले के लिए काम करना है। लेकिन एक विधायक को अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए काम करना है, पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए काम करना है। इसी प्रकार हमारे सांसदों को पूरे देश के लिए कार्य करना है। तो क्या न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उन लोगों के ऊपर पहले लागू नहीं होनी चाहिए जो देश के लिए कानून बनाने का कार्य करते हैं? मैं शैक्षणिक योग्यता के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इसकी अडॉप्टेशन क्राइटेरिया वो निश्चित तौर पे एक कमजोर तबका समझ के, जिस तबके को, जिस चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, आज मैं बताता हूं, इस देश के अंदर पहले कुछ हजार जनप्रतिनिधि होते थे, हमारी जनसंख्या के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम होते थे। आज पूरे देश के अंदर 38 लाख चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जो राजीव गांधी जी का एक सपना था। 38 लाख में से 14 लाख वो चुने हुए जनप्रतिनिधि महिलाएं हैं, जो हमारी विधानसभाओं के अंदर, हमारी संसद और राज्यसभा में गिनती की गिनी चुनी महिलाएं होती थी। तो आज अगर आप शैक्षणिक योग्यता लागू करते हैं तो निश्चित तौर पे जो 40% से ज़्यादा लोग जो किसी कारण से पढ़ाई नहीं कर पाए, उन और पढ़े लिखे लोगों के बीच में खाई खोदने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जब से ये चुनाव हुए हैं, पंचायती राज के चुनाव हुए हैं, सरपंच लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने लाठियां भी खाई, तो इस बारे में आपका क्या है? डेफिनेटली लाठियां चलाने का काम इस सरकार का लगातार जारी है। पिछले 9 सालों से इन्होंने पीटीआई अध्यापकों के ऊपर, स्कूल शिक्षकों के ऊपर, क्लर्क के ऊपर, जितने सरकारी कर्मचारी, चौकीदार या यहाँ का सफाई कर्मचारी, जो लोग भी धरने के ऊपर बैठने का काम करते हैं, और हमारे करनाल में पिछले दिनों आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, नर्सिंग की जो लड़कियाँ, जिनके 3-3 साल तक इस सरकार ने एग्ज़ाम नहीं लिए, जब अपने अधिकारों की आवाज़ के लिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ वो सड़कों पे बैठी, तो उनके ऊपर प्रहार करने का काम इस सरकार ने किया। सरपंचों ने जब चंडीगढ़ के अंदर, पंचकुला में जब अपनी आवाज़ उठाने का कार्य किया, तो इस सरकार ने उनकी आवाज़ को कुचलने के लिए उनके ऊपर डंडे बरसाए। और आज आपको पता है, अलेवा खंड के जो बीडीओ ब्लॉक है, अलेवा के अंदर लगभग 21 गांव हैं। 21 में से 19 गांव के सरपंचों ने अपनी स्टैंप और बस्ता वो कार्यालय के अंदर जमा करा दिया। और ये सरकार चाहती भी यही है कि यहाँ के जितने भी सरपंच हैं, 6222 पंचायतें हरियाणा प्रदेश के अंदर हैं, 7400 से ज़्यादा गांव इस हरियाणा प्रदेश के अंदर हैं, तो 6202 पंचायतों के ऊपर ताला लगे और दोनों हाथों से ये सरकार वो ग्रामीण अंचल का पैसा अपनी जेब के अंदर डाले और उसको डकारने का काम करे। आपका अगला कदम क्या रहेगा? जिस तरह से आपने ये आवाज़ उठाई है, जिस तरह से सरपंचों के या पंचायती राज व्यवस्था के अधिकार कम हुए हैं, तो आप क्या करेंगे इस पर? देखिए, आप सारे सरपंचों से वो हमारी मुलाकात जारी है, और जो उनका आंदोलन है, जहाँ पे भी उनका आंदोलन होगा, तो कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन करेगी। और जहाँ पे भी उनके अधिकारों के साथ, अधिकारों के लिए लड़ने की बारी आएगी, तो कांग्रेस का हर कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा रहेगा। और निश्चित तौर पे मैं आपके चैनल के मार्फत कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये प्रॉमिस भी करता हूँ कि जब भी कांग्रेस की सरकार आएगी, तो इन अधिकारों के प्रति, क्योंकि जहाँ जहाँ पर भी जिस राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी, चाहे राजस्थान में बनी, तो उन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया था उसको हटाने का काम किया। तो पंचायती राज व्यवस्था को मुकम्मल करने के लिए और संवैधानिक व्यवस्थाओं के अकॉर्डिंग उनको अधिकार देने के लिए वो कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी। पंचायत मंत्री का लगातार बयान आया कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होता था, इसलिए ई टेंडरिंग व्यवस्था लागू की गई है। आज भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए ई टेंडरिंग ये लागू कर रहे हैं। मैं आपसे एक चैनल के मार्फत सरकार से एक प्रश्न करना चाहूँगा। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, पूरी सरकार से मैं प्रश्न पूछता हूँ कि जब पिछले 1.5 साल के अंदर आप लोगों ने पंचायतों को भंग करके रखा और उनके चुनाव नहीं कराए, जिन जिन पंचायतों के अंदर करोड़ों रुपए की ग्रांट थी, आपने सफाई के नाम पर, जोड़ों की खुदाई के नाम पर करोड़ों रुपए अपनी जेब के अंदर हड़पने का काम किया, और एक भी पंचायत को यह जवाब नहीं दिया गया कि आपकी पंचायत का पैसा वो हमने कहाँ पे लगाया है।
क्या पंचायतों को ये जानने का अधिकार नहीं है कि उनको पता चले कि उनकी पंचायत के पास जो करोड़ों रुपए का पैसा था वो इस सरकार के अधिकारियों ने सरकार के साथ मिली भगत करके वो पैसा कहाँ लेके गए? आज भादसों जैसी पंचायत के अंदर और हमारे हलके के अंदर भी कितनी दशकों पंचायत ऐसी हैं जिनके पैसे का अब्दुल्लापुर के अंदर सरकारी अधिकारियों ने खुदाई का पैसा एडवांस करके अब पंचायतों को बोल रहे हैं कि आपके गांव के अंदर हमने खुदाई कराई थी तो उसका पैसा वो हमें अब तक नहीं मिला, जबकि गांव को पता भी नहीं है कि वो पैसा लगा है कि नहीं लगा। तो इस तरीके से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, अगर सरपंचों के अधिकारों को ख़त्म किया, अगर सरपंचों, हमारे ब्लॉक समिति सदस्यों और जिला पार्षदों की ताकत उनसे छीनी गई तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार वो इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर ये सरकार करने का काम करेगी।